चलिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 99 से शुरू करते हैं। प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर गिवन बिलो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दी हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द सर्टेन रिस्क लेस कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। सर्टेन रिस्क लेस कैश फ्लो, इसका होता क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एडजस्टमेंट होता है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग को रिस्क अनसर्टेनिटी में मैंने क्वेश्चन कराया होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है, 6000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.20 प्लस 16000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.80 इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर आपका कितना दिया हुआ है, 0.70। हमने जो क्वेश्चन कराया हुआ आपको कंसेप्ट में, उसमें सर्टेन कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 14,000 इंटू 0.70 दैट इक्वल टू 98,000 हो जाएगा रुपीज में। अब ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पॉट and 6-month forward rate of the dollar in relation to rupee per dollar is given respectively. What will be the annualized forward margin with the respect to ask rate? Ask rate. Annualized forward margin बोला है with respect to ask rate बोला है, ask rate, annualized। अब उसके लिए हमें आस्क रेट के रेस्पेक्ट में निकालनी, स्पॉट रेट आपके पास कितनी है, $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू 0.754143, ये मैंने आस्क रेट लिया हुआ है। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट मैंने आस्क रेट सिर्फ लिया है, आस्क रेट मीन्स बाद वाला रेट, ये वाला आपका बीट रेट हो जाता है, ये वाली आस्क रेट हो जाता है, ये वाला बीट रेट हो जाता है, ये वाला आस्क रेट हो जाता है। 26.2538 अब आपका यहाँ पे मार्जिन कितना हो जाएगा, आस्क प्राइस डिफरेंस, आस्क प्राइस डिफरेंस, ये रुपीज में है, ये रुपीज में 76.2538 माइनस 75.4143, तो ये कितना हो जाएगा, 76.2538 माइनस 75.4143 ये हो जाएगा 0.8395 एनुअलाइज्ड आस्क मार्जिन क्या हो जाएगा, एनुअलाइज्ड 0.8395 डिवाइडेड बाई 75.4143 into 100 divide 4143 into
100, ये आपको क्योंकि 6 मंथ का है तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये इंटू 2, तो 2.8995 75.4143 इंटू 100 इंटू 2, तो 2.23। तो ये पार्ट सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 देखो। You are given the following information of stock: strike price 400, current stock price 370, risk-free rate of return 5%, theoretical minimum price of the European 6-month put option for the 6 month. Theoretical European price क्या होता है यहाँ पे? Theoretical minimum price ऑफ पुट। ये प्राइस डिफरेंस अप्रोच मेथड पे होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस होता है। एक्सरसाइज प्राइस दैट इज स्ट्राइक प्राइस 400 इंटू ई टू डी पावर आर टी माइनस 370, 400 डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.05 divided by 6/12 minus 370, 400 divided by e to the power 0.025 minus 370, 1.0253, 400 divide 1.0253, 390.129 minus 370 minus 370, 20 पॉइंट, ये हो जाएगा 20.12 रुपीज में। तो 21.12 ये कौन सा आंसर है? बी पार्ट आपका आंसर, बी पार्ट। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 103, MS Limited planning to invest USA annual rate of inflation is 8% in India and 3% in USA. The spot rate is days. What will be the spot rate company expected to after 3 years? तो as per purchase power parity theorem, as per purchase power parity theorem, as per purchase power parity theorem, forward rate divided by spot rate 1 plus inflation rate of the country which has a direct quote, that is number of unit, the currency which is quoted the number of unit, rupees is quoted the number of unit, that is equal to rupees inflation rate of dollar. Forward rate we have to calculate 75.50, 1 plus inflation rate of rupees is 0.08, 1 plus 0.03, but it is for 3 years, तो इसीलिए 3 साल से मल्टी 1.08, 1.03, 1.08 डिवाइड बाई 1.03, तो 3 इयर्स फॉरवर्ड रेट अब कितना हो जाएगा? $1 इक्वल टू 1.08 डिवाइडेड बाई 1.03 की पावर आपके पास 3, दैट इक्वल टू 75.50, $1 इक्वल टू रुपीज, ये तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? 75.50 इंटू 1.1528 रुपीज 87.04,
$1 इक्वल टू, तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अब आप देखिए 104 नंबर क्वेश्चन, 104, if the covariance between the return and portfolio BC return market index is 25 and variance is this, covariance between the return of the portfolio BC and return the market, covariance security and market that equal to 25, variance of market that equal to standard deviation x square, this is 20, what will be the systematic risk, तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है, सिस्टमेटिक रिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, बीटा एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एक्स स्क्वायर, और बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एक्स स्क्वायर, that equal to 25 divided by 20, 25 divide 20, 1.25, तो यहाँ पे 1.25 का एक स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दैट इज द 20 ऑलरेडी गिवन इनटू 20, तो 31.25 आंसर हो जाएगा, 31.25 आंसर हो जाएगा। तो ये डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, प्लीज देखिएगा 105 में which of the following investment avenue has a least risk associated with it, रिस्क, कारपोरेट फिक्स डिपॉजिट आपका रिस्की है, डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक ये भी आपका कमर्शियल बैंक में कभी कभी आपका घोटाला हो जाता है, नॉन कन्वर्टेबल जीरो कूपन बॉन्ड ये भी हो सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये आपका गवर्नमेंट का रिलेटेड आपकी फंड्स डिपॉजिट किया जाता है एम्प्लॉय का, और ये आपका सबसे एक लोएस्ट रिस्क होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, M uses 12% nominal rate of return evaluate new investment projects. It recently has decided to protect shareholder interest against loss of purchasing power due to inflation. If expected inflation rate is 5%, the real discount rate, तो इसका एक फॉर्मूला होता है NRI, इसका मतलब 1 प्लस नॉमिनल रेट इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, अब इस क्वेश्चन में आपका नॉमिनल रेट 12% दिया हुआ है, 1 प्लस 0.12, रियल रेट हमें निकालनी है, इन्फ्लेशन रेट 5% दिया हुआ है 0.5, तो रियल रेट कितना होगा 1.0 1.12 1.05 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.066667 दैट इक्वल टू 6.67%, ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 107, A want to hedge its portfolio shares of ₹150 million using the index future. The contract size is 100 times index. The index is currently quoted as 75. The beta of the portfolio is 0.5. Consider the beta of the index is 1. Number of contract to be
800। नंबर ऑफ कंट्रैक्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंट्रैक्ट बीटा पोर्टफोलियो इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ इंडेक्स या मार्केट कहिए, मार्केट या इंडेक्स इज द सेम। वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट, तो इस क्वेश्चन में बीटा पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है 0.9, 150 मिलियन, तो 100 वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दी हुई है 150 मिलियन, तो 150 मिलियन मीन्स 1500 lakhs हो जाएगा, lakhs। इंडेक्स इज करंटली कोटिंग 7500 100 टाइम्स। वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट कितना होगा, वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट, एक यूनिट का 7500 है और एक में 100 यूनिट है, तो 7500 7,50,000 that equal to 7.5 lakh. तो 0.9 this is the 1500 lakh, one market beta is 1, index beta is 1 into 7.5 lakh, तो कितना हो जाएगा ये 0.9 into 1500 divide 7.5, 180 कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये 180 कंट्रैक्ट हो जाएगा, 180 कंट्रैक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन extracted from the mutual fund, a mutual fund scheme number these, the 0, 1, 11, 2019, net assets value 0 equal to 65.78, एनुअलाइज रिटर्न आपका कितना दिया हुआ है, एनुअलाइज रिटर्न 15% दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन्स 0.5 and 0.30 per unit of the month. What will be the net assets value 31st 11/2019? Net assets value this equal to rupees, आपको नेट एसेट्स वैल्यू ये क्या होगा, दिस इज द आस्क हियर, एनुअलाइज रिटर्न 15%, एनुअलाइज रिटर्न नेट एसेट्स वैल्यू दिस माइनस नेट एसेट्स वैल्यू 0 प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नेट एसेट वैल्यू 0 इंटू ये 1 मंथ का है तो 12/1 दैट इक्वल टू 15% इंटू 100 दैट इक्वल टू 15%, ये x हो जाएगा, ये आपका 65.78 हो जाएगा। कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 0.30 0.50 होल डिवाइडेड बाय 65.78 और x equal to 65.78 into 15% minus 0.30 minus 0.50 plus 65.78,
65.78, तो ये आपका आंसर 65.80 हो जाएगा। 65.80 नेट एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा 65.80, ये आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, a portfolio holding 90% of its assets in Nifty stocks in proportion of their market capitalization and 10% in treasury bill is more sensitive। अब देखिए ट्रेजरी बिल, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a portfolio holding 90% its assets in a CNA Nifty stocks in a proportion to their market capitalization and 10% treasury bill is a more sensitive to अब देखिएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क तो इंटरनल मामला है, डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट ये आपका हो नहीं सकता। इंटरेस्ट रेट रिस्क किसी मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता है। इंडेक्स रिस्क तो सबसे ज्यादा ये भी नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक रिस्क होगा। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, आपका एक ऐसी रिस्क होता है जो डाइवर्सिफाइड नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज नहीं किया सकता है, और आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मार्केट की डेविएशन के बेसिस पे जो रिस्क आएगा उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहेंगे। हाँ, इससे जाकर मोर सेंसिटिव होगा, सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे मोर सेंसिटिव होगा। अब देखिए 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ प्रोजेक्ट इज अ फाइनेंस बाय 40% डेब्ट विद जीरो डेब्ट, वैल्यू ऑफ डेब्ट 40%, that equal to 0.40, and balance with the equity beta equity 1.3, risk free rate of return that is 13%, return the market portfolio 22%, return of the project तो बीटा एसेट्स हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। बीटा इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, बीटा डेब्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। यहाँ पे बीटा जो है 1.3 दिया हुआ है, और ये अगर 40% डेब्ट है तो 60% आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। 60% इक्विटी हो जाएगा, तो 0.60 प्लस 0.40 और ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये हो जाएगा कितना, 0.78। एज पर CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, the return of the project is of the प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा RM माइनस RF हो जाएगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई है 13%, बीटा 0.78, 22% माइनस 13%, that equal to 20.02%। तो ये आंसर हो जाएगा 20.02%। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन, जेट लिमिटेड इन्वेस्ट 20 lakhs in a project with a life 5 years and no salvage value. The tax rate is 50% and straight line depreciation is used. The uniform expected cash flow after the and before depreciation is days. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की प्रॉफिट को नहीं लिया गया है, टैक्स बेनिफिट।
तो पेबैक पीरियड, सबसे पहले कैश इनफ्लो निकालेंगे, कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्किंग नोट फर्स्ट में निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट होता है, अब वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, तो हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में टैक्स बेनिफिट हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखिए वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। तो कॉस्ट 20 लाख है, 0 स्क्रैप वैल्यू है 5 है, 4 लाख आपका डिप्रेशन रहेगा। टैक्स बेनिफिट पर ईयर ऑन डेप्रिसिएशन पर ईयर 50% ऑफ 4 लाख रुपीज 2 लाख हो जाएगा। तो कैश फ्लो का होगा यहाँ पे 2 2 2 2 2 करेंगे, हर एक साल टैक्स की बेनिफिट। तो कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 8 लाख हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 9 लाख हो जाएगा। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड एक्युमुलेटेड कैश इनको देखेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर लैप्स फॉर्मूला होता है, ईयर लैप्स बैलेंस टू रिकवर, बैलेंस टू रिकवर कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो 2 साल बीत गया, 2 साल में हमने सिर्फ 13 रिकवर किया, 2 साल में सिर्फ 13 लाख, हमें रिकवर कितना करना था, 20 लाख रिकवर करना था, हमें 20 लाख रिकवर करना था, 2 साल में सिर्फ 13 रिकवर किया, 13, ठीक है। तो 2 साल, तो हमने 20 रिकवर करना था, 13 रिकवर किया, तो ये कहां से रिकवर करेंगे, बैलेंस, बैलेंस हम 8 लाख से रिकवर करेंगे, 8 लाख, दैट इक्वल टू 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड, तो यहाँ पे 2 ईयर्स 7/8 इंटू 12 करेंगे, 7 डिवाइड 8 इंटू 12 करेंगे तो 10.5 ईयर हो जाएगा, 10.5 ईयर अप्रोक्स 11 ईयर मंथ हो जाएगा, मंथ हो जाएगा ये 2 ईयर 11 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। अब चेक कीजिए 2 ईयर्स 11 मंथ, ये पार्ट सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे the probability distribution of the security this the risk of the return of the security, रिस्क को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए पी आई है, यहाँ पे सपोज कीजिए एक्स आई है, और यहाँ पे मान लीजिए पी आई एक्स आई, यहाँ पे पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 8 ये 3 9 8 3, तो ये हो जाएगा 20, ये 270 160, ये 30 हो जाएगा, तो 460 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, रूट अंडर 460 माइनस
20x², 460 minus 400, that equal to 60, 7.8, 745, 8%. That is 7.745, 60 root 7.745%, that equal to 8%. तो ये बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, प्लीज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। A company share currently traded 240. After 6 months, the price will be either 250 and this with this European call option exists in the exercises this. तो एक्सरसाइज प्राइस इसका 230 है, मार्केट प्राइस 240 होने की चांसेस है, 250, 250, मार्केट प्राइस इसका 220 होने की चांसेस है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.20। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल, मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा 0 at market price 250, maximum of 250 minus 230 comma 0, maximum of 20 comma 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 20 at market price 220, maximum of 220 minus 230 comma 0, maximum of minus 10 comma 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 होगा और ये 0 होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू 20 इंटू 0.80, 0 इंटू 0.20, दैट इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, हमें द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ द सिक्योरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, कोरिलेशन रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज, ये सब पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी पे भी बीटा डिपेंड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट पे भी बीटा डिपेंड होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट पे भी बीटा डिपेंड, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क फ्री नहीं है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा रिस्क फ्री, डी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह हमने सारी क्वेश्चन कंप्लीट किया जो आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लीज आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।